वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल द कैरियर हब में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज जहां तक मैंने पढ़ाया था हिस्ट्री, उस टॉपिक को आज मैं फिर से आगे लेकर चल रहा हूं, जिस टॉपिक का नाम है क्रिप्स मिशन। इससे पहले के टॉपिक में हम लोगों ने 3 गोलमेज सम्मेलन, अगस्त प्रस्ताव, इस सब के बारे में हम लोगों ने पूरा जाना कि कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन जिस समय मैं अगस्त प्रस्ताव पढ़ा रहा था, उस समय मैंने बोला था कि अगस्त प्रस्ताव से ही रिलेटेड एक बिल और आया था, जिस बिल को बोला जाता है क्रिप्स बिल, यानी क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्या था और क्या नहीं था, इसके बारे में आज हम और आप विस्तृत रूप से जानेंगे कि क्रिप्स मिशन क्या था। क्रिप्स मिशन कुछ था नहीं, क्रिप्स मिशन था अंग्रेजों के द्वारा दिया गया एक टुकड़ा, जिसे हम लोगों ने खाने की कोशिश भी नहीं की, उसे पहले ही लात से ठुकरा दिया। तो इसी के बारे में आज जानेंगे कि क्रिप्स मिशन था क्या और क्यों लाया गया और भारत में क्यों आया, इसके बारे में। ओके, तो चले हम लोग टॉपिक को शुरू किया जाता है। सबसे बड़ी बात हम लोग करते हैं कि क्रिप्स मिशन के बारे में। तो क्रिप्स मिशन जिस समय हुआ 1942 में, तो सभी को पता होगा कि जिस समय क्रिप्स मिशन हो रहा था, उस समय पूरे देश क्या पूरे वर्ल्ड में एक वार हो रहा था, जिसको कहा जाता था सेकंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध, जो 1939 से शुरू होकर 1945 तक चला था। इसी बीच में अगस्त प्रस्ताव लाया था अंग्रेजों ने भारतीयों की सहायता को लेने के लिए, लेकिन उस समय क्या हुआ, मिला नहीं। लेकिन क्रिप्स मिशन भेजने का सबसे बड़ा कारण क्या हो गया, हमारा एक पड़ोसी देश जिसका नाम था जापान, और उसमें कुछ हद तक हमारे देश के महान व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस जी का भी कुछ हाथ रहा। सुभाष चंद्र बोस, जिस तरह हम अगर बात कर ले कि इसका कारण क्या था, कारण अगर हम लोग कारण की ओर बढ़ते हैं, कारण तो देखेंगे क्या कि कारण क्या था, आखिर में क्रिप्स मिशन को भारत भेजने का कारण क्या था। तो क्रिप्स मिशन को भारत भेजने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान का बढ़ता हौसला, जापान का बढ़ता हौसला, जिसमें हम लोग अगर इसको अंडरलाइन कर भी अगर हम लोग देख लें कि अंडरलाइंस में अगर हम लोग पॉइंट्स को देखें, तो अंडरलाइन में पॉइंट्स में क्या आएगा, जापान के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं क्या कि जापान इसमें क्या होता है, तो जापान जीत रहा था। जापान क्या कर रहा था, जापान जीत रहा था। अब क्वेश्चन था कि जापान जीत रहा था, किससे जीत रहा था, जापान किससे जीत रहा था। तो रियलिटी ये है कि जो जापान था जीत रहा था और ब्रिटेन हार रहा था, यानी कि जापान जीत रहा था, ब्रिटेन हार रहा था। जापान क्या था कि जापान ने कसम खाया लिया था, जिस समय लग रहा था कि जापान कसम खा रहा था एक बड़े ताकत के रूप में उभरने का। वो धीरे धीरे कर क्या रहा था, लीजिए, पूरे के पूरे ब्रिटेन शासित जितना भी अगल बगल का देश था उसे वो जीतते चला जा रहा था। मतलब कि ब्रिटेन जहाँ जहाँ शासन कर रहा था, वहाँ पर जापान धीरे धीरे कब्जा करते आ रहा था। जैसे आप जानते होंगे भारत के एक महान व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस जी, भी उस समय जापान गए, उन्होंने भी उसका साथ दिया था। जिसे जब वहाँ से वो जापान से चले तो उन्होंने सबसे पहला कब्जा किया इंडोनेशिया पर, फिर सिंगापुर पर, मलाया पेनिनसुला अभी भी बहुत बड़ा है। उसके बाद उन्होंने किया रंगून पर। रंगून सुनते कुछ गाना याद आता होगा, बट गाना नहीं गाइएगा। रंगून का मतलब होता है आज का म्यांमार, जिसे बर्मा के नाम से भी हम और आप जानते हैं। इस पर किया, यानी कि यहाँ से जब जापान बढ़ रहा था तो इन सभी देशों पर शासन करते हुए राज करते आया। और इसके साथ जब हमारे देश के आज़ाद हिंद फौज भी साथ में थी, जिसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, उन्होंने भारत की ओर बढ़ने का सुझाव दिया, भारत की ओर बढ़ रहे थे। इस समय क्या हुआ कि ब्रिटेन के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनने लगा कि भारत से किसी भी प्रकार से हो
सहायता ली जाए, भारत से किसी प्रकार की सहायता ली जाए। इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव को मात्र 3 देशों ने बनाया। इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव को मात्र 3 देशों ने बनाया, जिसमें था हमारा चीन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। चीन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने इन पर पूरा का पूरा दबाव बनाया और अपने दबाव को वहाँ से कम करने की कोशिश की। नहीं तो क्या होता कि जिस तरह ब्रिटेन सभी जगह से भागकर भारत की ओर लौट रहा था, ब्रिटेन जा रहा था हर जगह से, तो ऐसा सबको लगा कि अगर भारत पर अगर जापान आज़ाद हिंद फौज के साथ अगर आक्रमण कर देता है तो उस समय क्या होगा कि भारत से भारतीयों को के लिए भी आराम हो जाएगा। भारतीय जितने भी हैं वो आज़ाद हिंद फौज की तरफ अपना मूवमेंट कर लेंगे, आज़ाद हिंद फौज की तरफ मूवमेंट कर लेंगे। जब आज़ाद हिंद फौज की तरफ करेंगे तो वो तो कमज़ोर हो जाएंगे अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज जो थे वे क्या कर रहे थे, अंग्रेजी सेना में अंग्रेज ब्रिटेन से नहीं आते थे। अंग्रेजी सेना में जो भारत में जितने भी सैनिक थे उसमें जो शामिल होते तो वो भारतीय ही होते थे। जब भारत की बात आएगी तो वो तो खड़ा होंगे। फॉर द एग्जाम्पल 1857 मंगल पांडे से बड़ा कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकता है। तो क्वेश्चंस वहाँ पर छोड़ दिया जाए, हम लोग जहाँ पे हैं वहीं पे देखते बढ़ेंगे बाद में। तो क्वेश्चंस हमारा यहाँ पर आता है कि भारतीय सेना जब वहाँ आ जाएगी तो ब्रिटेन तो हो जाएगा कमज़ोर। जब हो जाएगा ब्रिटेन कमज़ोर तो करेगा का ब्रिटेन, तो है ना। तो इसी कारण क्या हुआ कि उन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया। तो उसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में भारत में एक मिशन भेजा गया जिसे कहा गया क्रिप्स मिशन। ठीक है, अगर देखते हैं जो भी बोले उसको मैं एक रिटर्न भी कर देता हूँ कि जापान ने इंडोनेशिया, सिंगापुर, जाइएगा जरूर से कोई सिंगापुर घूमने, बहुत अच्छा जगह है, मलाया पेनिनसुला है, और हुआ रंगून। रंगून जो है अभी के डेट में अगर हम लोग बोल दे तो म्यांमार है, अभी की डेट का म्यांमार है। भारत के चारों ओर देखेंगे, भारत का जब नक्शा आप लोग देखते होंगे कि भारत के जो नक्शा होता है, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का नक्शा है, नॉर्थ ईस्ट में आप लोग जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट से जब निकलते हैं तो नीचे में देखते होंगे श्रीलंका, श्रीलंका से जस्ट ऊपर साइड में देखते होंगे तो इंडोनेशिया है, उससे ऊपर बढ़ेंगे तो हमारा जापान, सिंगापुर, मलाया पेनिनसुला, इस तरह के देश पूरा पड़ते चले जाते हैं। सब ये समुद्री देश हैं। तो एक तरह से समझ लिया जाए कि एक आइलैंड है, एक आइलैंड के ऊपर ही बसा हुआ है, ये पठार एक पूरा है। तो ये सब था, ये बढ़ते चले जाते, इस पर इन्होंने कब्जा कर लिया। कब्जा करने के साथ ही ये किसकी ओर बढ़ रहे थे, भारत की ओर बढ़ रहे थे। किसकी ओर बढ़ रहे थे, भारत की ओर बढ़ रहे थे। भारत की ओर क्या कर रहे थे, बढ़ रहे थे। लेकिन साथ में कौन थे, भारत की ओर तो ये बढ़ रहे थे लेकिन साथ में थे, साथ में कौन थे भैया, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस थे। जबकि जापान यहीं पर नहीं रुका, यह एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा था। इसने उस समय की भी सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका को चैलेंज कर दिया था। उसने भी उस समय की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका को चैलेंज कर दिया था। आप लोग जानते होंगे कि प्रशांत महासागर में पर्ल हार्बर नाम का एक जहाजी बेड़ा था, या एक ठिकाना कहा जाए जहाँ पे अमेरिका अपना बड़े बड़े जहाज़ों को खड़ा करता था, वहाँ से युद्ध के लिए जहाँ तहाँ भेजता रहता था। वहाँ पर क्या किया, अचानक से जापान ने अटैक कर अमेरिका के सारे इंटेलिजेंसी जितनी भी थी, जितनी भी खुफिया विभाग थे, सबको फेल करते हुए उस पर उसने कब्जा कर लिया। इसके लिए अगर पर्ल हार्बर के बारे में जानना है ज़्यादा तो हॉलीवुड की एक फिल्म आती है पर्ल हार्बर के नाम से, उसे देखिए। उसमें पूरे के पूरे जापान ने किस तरह उस पर आक्रमण क्या किया तो दिखाता है। अब इसी का इंतजाम था लिटिल बॉय और फैट मैन का बात सुने होंगे, फैट मैन और लिटिल बॉय का नाम सुने हैं, फैट मैन और लिटिल बॉय क्या है, वो एक परमाणु बम का नाम है जो जापान के में गिराया था। किसने, तो अमेरिका ने गिराया था। यही पर्ल हार्बर का बदला लेने के लिए अमेरिका ने गिराया था, है ना, इस पे गिराया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कि क्रिप्स मिशन के लिए क्या हुआ। पहले से आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लें, नहीं तो फिर ऐसे मैं मिटाता हूँ।
चलिए आगे देखते हैं। अब क्या हुआ कि इस तरह की जब भारत की ओर बढ़ रहा था तो क्या हुआ कि ब्रिटेन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव कायम हो रहा था। ब्रिटेन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव कायम हो रहा था। अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो कायम हो रहा था, ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव किसके द्वारा दिया जाता था? सबसे बड़ी बात आता है ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव किसके द्वारा दिया जा रहा था? तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव दिया जा रहा था अमेरिका के राष्ट्रपति चीन के राष्ट्रपति एंड ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री के द्वारा ये दबाव डाला जा रहा था। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि कौन कौन डाले थे? तो ब्रिटेन के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव कौन कौन डाले थे? तो ब्रिटेन के ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव डाला था कौन? अमेरिका के राष्ट्रपति डाल रहे थे, चीन के राष्ट्रपति डाल रहे थे, और कौन डाल रहे थे? ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री डाल रहे थे। ये तीनों डाल रहे थे। तो लेकिन उस समय भी ये भी बात आ जाता है, जो हमारा ये ब्रिटेन है उस समय कौन था? तो ब्रिटेन में उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जानते होंगे, चर्चिल, जिन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी थी, जिन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी थी। और कहा यह भी जाता है कि ये भारत के लिए सबसे अहितकर प्रधानमंत्रियों में से एक रहे हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन लग रहा होगा कि कौन कौन किसने उस पर प्रेशर डाला होगा विंस्टन चर्चिल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालने के लिए? तो 3 देश का नाम लिख दिया। अभी कैसा भी लग सकता है कि किसने डाला, ये तो पता ही नहीं है। तो सबसे बड़ा चीज़ आता है, ये सबसे फेमस नेता थे, एक सुने होंगे, रूजवेल्ट का योगदान यहाँ से नहीं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। रूजवेल्ट चीन के चियांग केई शेक और यहाँ के इबोट, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री थे इबोट। इन लोगों ने मिलकर इस पर क्या किया था? पूरा का पूरा दबाव कायम किया, हर चीज़ कायम किया। ठीक है, फिर से ध्यान से सुन लेंगे कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव कायम हो रहा था। किसके द्वारा? अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, चीन के राष्ट्रपति चियांग केई शेक और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री इबोट के द्वारा कायम हो रहा था। जिसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल फंस चुके थे। अब वो करे तो करे क्या? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव मिल रहा था, एक तरफ से दबाव मिल रहा था कि आप जाएं, दूसरे तरफ से जापान का तो आक्रमण था ही, प्लस भारत जो था एक सोने की चिड़िया के रूप में सभी कोई देखते थे भारत को उस समय सोने की चिड़िया। क्योंकि ब्रिटेन के लिए भैया हम लोग क्या थे? दुधारू गाय थे। दूधो अब एकदम भरपेट खाओ, कोई टेंशन नहीं करने वाला है हमारा। दूध के हम लोग खाते थे। कौन? हम लोग नहीं खाते थे सर, ब्रिटेन खाता था। तो दुधारू गाय था। अब सोने की चिड़िया दुधारू गाय के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ तक उन लोगों ने कर लिया। ब्रिटेन चर्चिल तो फंसा हुआ था, लेकिन करता क्या? मरता क्या नहीं करता, बेचारा तो फंस चुका था। हम नहीं भेजते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव में फंस जाते, भेजते हैं अगर भारतीयों ने मेहनत मान लिया तो भी फंस जाएंगे। अब दोनों चीज़ था। अब तो करे क्या? तो विंस्टन चर्चिल था तो बड़ा शातिर, कहा जाना शातिर था। वो तो ऐसा शातिर कि मतलब उसने क्या कहा कि अगस्त प्रस्ताव जो उसको भारत ने रिजेक्टेड कर दिया था, उससे उसने क्या किया? फिर से उसी प्रस्ताव को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और कहा लो भाई, भारत को परोस दिया, सामने रोटी खा लो बउआ रोटी। तो इस तरह उसने परोसा। और इसके बाद इसने भारत में एक मिशन भेजा जिसका नाम रहा क्रिप्स मिशन। उसके बारे में मैं अब लिखता हूँ डिटेल्स में। आप लोग पहले देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं नाम तो ले लें।
अब क्या हुआ कि 11 मार्च 1942 को चर्चिल के द्वारा स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ। यानी कहता है कि 11 मार्च 1942 को 11 मार्च 1942 को चर्चिल के द्वारा स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, स्टेफर्ड क्रिप्स, यही जो स्टेफर्ड क्रिप्स थे इसके अध्यक्ष थे, इनके क्रिप्स से ये नाम क्रिप्स उठा, यहाँ आया और मिशन लग गया। स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ जिसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं, तो क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। देखिएगा, जब कहा जाता है ना, जिस तन पर दुख आता है वही तन जानता है, यानी कि जब हम पर जो दुख आएगा तो हम ही जानेंगे। अब तो ब्रिटेन को भैया क्या था, ब्रिटेन वैसे भी दुखी था, वो तो जान रहा था कि आज न कल हमको जाना है, तो उसने क्या किया, भारत में कोई भी मिशन भेजना है, कोई भी प्रपोजल भेजना है, भैया साल भर 6 महीना लेट हो रहा है, डिले होके आ रहा है, लेकिन क्या हुआ, यहाँ तो भारत को साथ में लेना था, नहीं तो भैया हम हार जाएंगे। जब अपनी इज्जत पे आती है ना, तो वही चीज़ यहाँ पर आ जाता है। इसी में ना देखा जाता है, यहाँ पर आपको एक डायलॉग याद आ जाएगा जिसमें टॉयलेट फिल्म जो था अक्षय कुमार का, उसमें बोला था, जिस तन भाई वो तन जाने, वही चीज़ यहाँ पर उन्होंने किया। और जस्ट 23 मार्च 1942 की अगर हम लोग बात कर लें तो 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। सोचिए, यहीं पे एक चीज़ आप देख लीजिए कि 11 मार्च को गठन हुआ और 23 मार्च को क्रिप्स मिशन भारत आ गया। 23 मार्च को क्रिप्स मिशन भारत आ गया। कितना जल्दी था भैया, आपको कितना जल्दी था, देते हैं 6 महीना, साल भर, 5 साल बाद देते हैं। जब जापान भारत पे आक्रमण करके भारत को जीत उठ लेता तो आप देते, उस समय कैसे आपके जल्दी होगी। पहले कोई भी बिल आना हो, कुछ भी होना तो आपको लेट हो जाता था। इसमें क्या हुआ, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आए। यहाँ पर जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो क्रिप्स मिशन ने भारत आने से पहले ही, आपको याद होगा कि उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड नेलिथगो 1936 से लेके 1943 तक भारत के वायसराय रहे हैं लॉर्ड नेलिथगो ने को पहले ही क्रिप्स मिशन के द्वारा या चर्च के द्वारा दे दिया गया था कि वह भारत में सभी दल के नेताओं से भेंट करेंगे, जिसकी शुरुआत उन्होंने सबसे पहले 27 मार्च 1942 को किससे की होगी, तो उन्होंने किससे की होगी, तो हमारे देश के महान व्यक्ति गांधी जी से। उन्होंने गांधी जी से मुलाकात की 27 मार्च 1942 को उन्होंने गांधी जी से मुलाकात की। सब चीज़ उन्होंने किया, गांधी जी से मुलाकात करके सारे बात को उन्होंने रखा। लेकिन गांधी जी ने उनको जब बोला कि जब आपको पता है कि हम लोगों ने अगस्त प्रस्ताव में इस प्रपोजल को ऑलरेडी जब फेल कर दिया है तो आपको ये प्रस्ताव दोबारा लाने की ज़रूरत क्या थी, बट वो माने नहीं। फिर उन लोग क्या किए, दूसरे दल के नेताओं से भेंट करने के लिए सोचे कि अब भाई हिंदू महासभा के नेता से मिला जाए, कांग्रेस से मिला जाए, मुस्लिम लीग से मिला जाए, सिख से मिला जाए, इन सभी नेताओं से मिला जाए, दलित नेताओं से मिला जाए, तो बहुत सारे थे, उदारवादी नेताओं से मिला जाए, इन सभी नेताओं के बारे में था। तो उनका लंबा सा लिस्ट है, तो इसमें लगता है कि लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो, कहीं छूट जाए, तो एक बार लिखता हूँ जिससे आपको स्क्रीनशॉट लेने में आराम होगा। तो आप ज़रा सा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, मैं जल्दी से मिटाता हूँ।
अब देखेंगे हम लोग कि क्रिप्स मिशन की मुलाकात, क्रिप्स मिशन की जो मुलाकात हुई वह किन किन से हुई। तो क्रिप्स मिशन की मुलाकात की हम लोग अगर शुरुआत करते हैं तो पहले करते हैं देश की सबसे बड़ी पार्टी, आज का तो हम नहीं बोल सकते हैं, उस समय की जरूर सबसे बड़ी पार्टी होगी कांग्रेस। कांग्रेस, तो कांग्रेस के किस नेता से उनकी मुलाकात हुई, कांग्रेस के किस नेता से इनकी मुलाकात हुई। तो कांग्रेस के नेता से हुआ, बहुत बड़े नेता, उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष, सबसे युवा अध्यक्ष और सबसे लंबे समय तक रहे अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और इनके सहयोगी थे भैया हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री। इनके सहयोगी कौन थे, जे.एल. नेहरू, जे.एल. नेहरू थे। उसके बाद हमारे देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जिसे हम लोग जानते भी हैं मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग से तो भैया जो भी लगता है कि 1930 के बाद जो भी हुआ एक ही नेता ही नजर आते थे, जब हुआ कुछ भी तो एक नेता, वो भी कौन नेता भैया, तो मोहम्मद अली जिन्ना जी। फिर अगर हम लोग देख ले दलितों के नेता कौन थे भैया, दलित के नेता तो वही थे जो कि संविधान के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, हमारे संविधान के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। फिर उसके बाद उदारवादी नेता की बात आती है। उदारवादी नेता की बात आ जाए तो उदारवादी नेता कौन थे भैया हमारे, तेज बहादुर सप्रू। उसके बाद हिंदू महासभा से कौन थे भैया, हिंदू महासभा से कौन व्यक्ति ने शामिल हुए थे, हिंदू महासभा से हुए थे बी.डी. सावरकर शामिल हुए थे। उसके बाद अगर हम लोग देख ले तो सिख नेता कौन थे भैया, सिख नेता तो थे बलदेव सिंह। इन लोगों से मिलने के बाद पूरी की पूरी बात को अपने को रखा, क्रिप्स मिशन ने अपने पूरे बात को रखा, हर चीज़ को इन लोगों ने से मिला, हर चीज़ को देखा, हर चीज़ को किया। तो क्या किया, कांग्रेस से मिला, मुस्लिम लीग से मिला, दलित के नेताओं से मिला, उदारवादी से मिला, हिंदू महासभा से मिले और सिख नेता से मिला। इन्होंने अपने पूरे प्रस्ताव को रखा, हर चीज़ को इन्होंने सुंदर से अक्षरों में रखा कि हम भैया ऐसे ऐसे ला रहे हैं, हमको ये है, हमको वो है, हमको ऐसे करना है, वैसे करना है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, 30 मार्च 1942 को अपना प्रस्ताव क्या किया, पेश किया। कौन सा प्रस्ताव पेश किया, तो अपना प्रस्ताव हम तो लिख दिए, अब प्रस्ताव कौन सा प्रस्ताव, तो प्रस्ताव में ये समझिएगा क्रिप्स मिशन ने अपना प्रस्ताव पेश किया। क्रिप्स मिशन ने यानी किसने, क्रिप्स मिशन ने अपना प्रस्ताव पेश किया। किसने पेश किया, क्रिप्स मिशन ने 30 को अपना प्रस्ताव पेश किया, जिसमें बहुत सारी मुख्य बातें थी जिसके बारे में हम लोग फिर जानते हैं, क्योंकि फिर लग रहा है कि बोर्ड भर गया। आपको पढ़ाने में मुझे इतना मज़ा आता है ना सर कि मत पूछिए, आपको पढ़ाते मेरा बोर्ड बार बार भर जाता है, मैं मिटाते थकता नहीं हूँ। आपको पढ़ाना है, आपका इस साल का एग्ज़ाम्स तो आपका पक्का है कि क्रैक होना ही है, क्योंकि
पढ़ाया इतने दिल से रहा हूँ, आप अगर दिल से पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम्स क्रैक होना है। स्क्रीनशॉट ले लें सर इसी बात तो जल्दी से। क्रिस मिशन की मुख्य बातें क्या क्या उन्होंने प्रस्ताव को रखा। सबसे पहला नंबर पे, नंबर 1 भारत ब्रिटेन की सहायता करे। नंबर 2, भैया ब्रिटेन की सहायता करे क्यों करे, हमको क्या फ़ायदा, हम जो मांग रहे दे दो, हम कर देते हैं। नंबर 2 पे क्या उन्होंने कहा, किस मिशन ने कहा कि भारत को औपनिवेशिक स्वतंत्रता दी जाएगी। औपनिवेशिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है सर? ऐसी एक स्वतंत्रता, औपनिवेशिक यानी डोमिनियन स्टेट, एक ऐसा स्टेट जिसमें सरकार तो हमारी होगी बट पावर हमारे पास नहीं होगा। इनका का नाम था कि सरकार आप बनाओ, अपना देश चलाओ, लेकिन इसकी सारी जो शक्तियां होंगी जो आज के डेट में राष्ट्रपति के पास, वो शक्तियां हमारे पास नहीं होगी, उनके वायसराय के पास होगी। यानी उनके वायसराय के पास, यानी कि ब्रिटेन की महारानी, यानी ब्रिटेन के क्राउन के अंदर होगी। हम क्यों माने? हमने जब आपको ऐसा प्रस्ताव दिया था 1928 में, आपने नहीं माना, तो मैं अब क्यों मानूं? 1928 में जो है मोतीलाल नेहरू के रिपोर्ट में यही था कि हमें औपनिवेशिक दिया जाए, लेकिन आपने नहीं माना। लेकिन हम लोग ने 29 में उसके बाद ठान लिया कि हमको लेना है तो पूर्ण स्वराज, नहीं तो नहीं चाहिए। इसके बाद इन्होंने तीसरे नंबर पे कहा कि भारत का अपना संविधान बनाया जाएगा। लीजिए, तीसरा बोल दिया, भारत का अपना संविधान बनाया जाएगा। कब? पता है नहीं, मतलब कि अभी भोज शुरू हो रहा है, कोहरा कब रोपाएगा ये पता नहीं है भैया। भोजे खाली शुरू हुआ है कि भारत का अपना संविधान बनाया जाएगा, कब का ये कुछ का ठिकाना नहीं है। उसके बाद तीसरा इन्होंने क्या कर दिया, भारत को टुकड़े टुकड़े बांटने वाला पार्ट था। कहा क्या, अगर किसी क्षेत्र को संविधान स्वीकार नहीं होगा तब उसके लिए अलग से संविधान बनाया जाएगा। अब भैया संविधान बनाया जाएगा, देश में कितना बात है, 542 यानी 500 से ऊपर देशी रियासत था। जब हमारा हैदराबाद बोल दिया हमको संविधान नहीं चाहिए, तो हम क्या जाएंगे, हैदराबाद एगो देश अलग हो गया, ब्रिटेन अलग होता। देश की जो संघता, एकता को हम चाहते थे कि भारत एक संघ बने, वो क्या बन जाता, वह क्या हो जाता, नहीं ना होता, उसके बारे में था। लेकिन लास्ट जो पॉइंट था 5 नंबर, वो सबसे खतरनाक था। सभी मांग क्या था, सभी बातें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
होगा। मतलब सिंपल सा है कि जो भी चीज़ होगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा, यानी कि हमारा यहीं पे बोला गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा। भारत उसको जाके सहायता कर दे लेकिन पहले, लेकिन ये सब जो प्रोग्राम था ये तीनों के लिए उन्होंने बोला द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा। अब यहीं पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा बोलने का बोल तो दिया, लेकिन एक साथ क्या हुआ इन सभी को, एक साथ क्या हुआ, भारत की सभी पार्टियों ने भारत की सभी दलों ने अस्वीकार कर दिया, सभी दलों ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसी पे गांधी जी ने इसे कहा था, पोस्ट डेटेड चेक। इसी पर गांधी जी ने इसे क्या कहा था, इसी पर गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को अग्रिम तिथि का चेक कहा था, यानी सिंपल सा अग्रिम तिथि का पोस्ट डेटेड चेक के नाम से दिया था। किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था अग्रिम तिथि का चेक कहा था। बाद में हमारे जवाहरलाल नेहरू भैया कुछ ज़्यादा खुश हो गए, उन्होंने कह दिया क्या, नेहरू जी ने एक शब्द जोड़ दिया, बैंक नष्ट होने वाला, यानी नष्ट होने वाले बैंक का अग्रिम तिथि का चेक है, बैंक नष्ट होने वाला है ना, कर दिया। उसके बाद यहाँ हो गया भारत से जब अस्वीकार हो गया, फिर पुनः क्रिप्स मिशन हमारा एज यूजुअल वापस चला गया। क्रिप्स मिशन जब वापस चला गया तो यहाँ से फिर हमारी बात वहीं की जस की तस रह गई। उसके बहुत सारे समझौते हुए, बहुत सारे कुछ हुए, जिसके बारे में हम लोग फिर आगे के क्लासेस में फिर अभी उसके बारे में भी देखेंगे। हम लोग जितना भी था उसके बारे में आप लोगों को बता दिया। अब आप हमारे पूरे इस वीडियो को देखेंगे, सब चीज़ देखेंगे। अगर कोई नया बंदा है, जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, अगर लग रहा होगा कि मेरा ये देख रहा हूँ इससे पहले का टॉपिक क्या है, तो वो हमारे चैनल पर जाएंगे द कैरियर हब, वहाँ पर जाकर वे तो हमारे प्लेलिस्ट में देखेंगे। उनके लिए ही सुविधा के लिए हम लोगों ने सब सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया है, जहाँ से वो देख सकते हैं। प्लस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर वहाँ से लिंक से देख सकते हैं आप। उसके बाद सबसे बड़ी बात, पूरे वीडियो को देखेंगे। वीडियो को देखने के बाद वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज का सेशन कैसा लगा, इसके लिए आप एक कमेंट्स ज़रूर करें, कमेंट्स भी करें। अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दें, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करने से क्या होगा कि वीडियो ऐसे बनाने और अच्छे से उसको हम लोग डिफाइन करने में सक्षम होंगे, करें। ओके, जय हिंद।